Hello and welcome to JNK Civil Services. Me, Adil Sir Sociology, is going to teach you the syllabus of Sociology for the plus 2 lecturer जो रिसेंटली पोस्टर्स पब्लिश किए हैं JKPSC ने. उसका जो सोशियोलॉजी वाला पोर्शन है वो मुझे मिला है टीचिंग के लिए. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस ऑफ प्लस 2 लेक्चरर. जो सिलेबस पुराना वाला सिलेबस जो आया था, जो पुराना वाला सिलेबस है प्लस 2 लेक्चरर का, उसको हम आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे. और उसके साथ साथ उन बच्चों के लिए जो स्टडी स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी इतला ये है, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि हार्डली आपको 2 या 3 महीने मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए. ठीक है, 2 या 3 महीने आपको मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए. सो विद इन दीज 2 और 3 मंथ्स यू हैव टू कंप्लीट योर होल सिलेबस. और सिलेबस कितना डेप्थ है ये वो जानते हैं वो स्कॉलर्स जो कॉलेजेस में या हायर सेकेंडरीज में पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने नेट एंड सेट क्वालिफाई किया है, उनको पता है कितना डेप्थ सिलेबस है. और विद इन 2 और 3 मंथ्स में इसको कंप्लीट करना होगा, जो बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क है. कोई आसान बात नहीं होगी इस सिलेबस को 2 या 3 महीनों में कंप्लीट करना. और उसके साथ साथ अगर आप वेट करेंगे उस सिलेबस का जो बाद में JKPSC ने कहा है हम सेपरेटली उसको पब्लिश करेंगे, तो देन आपका 1 महीना ज़ाया हो जाएगा. और देन इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर यू टू कम्पीट विथ अदर्स हु हैड ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपरेशन. ठीक है, सो देन व्हाट टू डू. देन स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम क्या करें फिर. तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन ये है, जो हमने ऑप्शन डिस्कस किया है, उसके लिए बेस्ट ही ऑप्शन ये होता है कि आप स्टडी स्टार्ट करें. ठीक है, जब आप स्टडी स्टार्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आप ऑलरेडी 1 मंथ की स्टडी में आगे जाएंगे बाकी अदर्स से. ठीक है, और पॉइंट नंबर 2, अगर स्टडी हम स्टार्ट करेंगे तो पढ़ेंगे किससे, पढ़ेंगे क्या, कौन सा सिलेबस फॉलो करेंगे, कौन सा वे फॉलो करेंगे. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो बहुत वास्ट है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कितना पढ़ेंगे. ठीक है, तो उसके लिए हम प्लस 2 जो सिलेबस आया था उसी को फॉलो करेंगे. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे फाउंडेशंस ऑफ सोशियोलॉजी जो है वो आने वाले सिलेबस में भी वही रहेगा, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे. जैसे इमर्जेंस है, बेसिक कंसेप्ट है. ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस है, सोशल प्रोसेसेस है, यूनिट नंबर 1 है आपका. या यूनिट नंबर 2 जो थॉट है सोशियोलॉजी का वो वही रहेगा, क्योंकि क्लासिकल थॉट को ये चेंज नहीं कर सकते हैं. क्लासिकल थॉट आपका हमेशा यही रहेगा, दुर्खेम रहेंगे, कोट रहेंगे, वेबर रहेगा, और इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव भी रहेगा, और स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. ठीक है, हाँ यस उसमें चेंजेस आ सकते हैं कंसेप्ट्स में. ठीक है, कंसेप्ट्स में चेंजेस आ सकते हैं, और साथ साथ पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव इस बार पॉसिबिलिटी है कि पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव आ सकता है इस बार सिलेबस में, तो वो भी देखा जाएगा. जब वो आएगा तो उसको भी हम देखेंगे. ठीक है, और उसके साथ साथ जो यूनिट नंबर 3 है जो मेथोडोलॉजी है, मेथोडोलॉजी आपका हमेशा रहता है, उसमें कोई भी अल्टरेशन या कोई भी चेंज नहीं आती है. ठीक है, तो मेथोडोलॉजी का पोर्शन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी सेम रहेगा. सो जब तक सिलेबस आएगा तब तक जो कुछ मेन यूनिट्स हैं उनको हम डिकोड करेंगे, और उनको हम उनकी प्रिपरेशन और उन कंसेप्ट को हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे रूरल सोशियोलॉजी वो भी रहेगा. सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन जो है ये 5-6 यूनिट्स हैं जो आने वाले सिलेबस में भी होंगे कंपलसरी. ठीक है, क्योंकि ये बेसिक्स होते हैं सोशियोलॉजी के, जिनको आप बाहर नहीं निकाल सकते, जिनको PSC भी बाहर नहीं निकाल सकता है. चलिए, तो सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे कि कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस किस कंसेप्ट में क्या क्या पढ़ना है. ठीक है, तो पहले यूनिट में रखा गया इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, जिसमें आपको डेफिनेशंस पहले देखने हैं सोशियोलॉजी की. ठीक है, पहले डेफिनेशंस कि सोशियोलॉजिस्ट ने क्या कहा सोशियोलॉजी के बारे में. जैसे अगस्त कोट है हमारे, दुर्खियम है. ठीक है, उसके बाद मैक्स वेबर ने क्या कहा सोशियोलॉजी के बारे में. जैसे दुर्खियम ने कहा सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, वेबर ने कहा सोशल एक्शन. ठीक है, तो उसके साथ साथ आपको देखना होगा फिर फाउंडिंग फादर्स. फाउंडिंग फादर्स ने क्या कहा इसके बारे में. जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं उसमें आपको 2 जो फाउंडिंग फादर्स है वो आपको मेंशन करने होंगे, उनको आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा. जिसमें आते हैं हमारे इब्न खल्दून. ठीक है, जिन्होंने बुक लिखी है जो 3 वॉल्यूम्स की बुक है मुकद्दिमा, जिनको खुद एंथोनी गिडन्स जो अभी प्रेजेंट में सोशियोलॉजिस्ट है, जो वेस्ट में सबसे ज्यादा काम करते हैं, एंथोनी गिडन्स, जो उनकी खुद की बुक है सोशियोलॉजी, जिसमें उन्होंने 2 सोशियोलॉजिस्ट का नाम दिया है, 2 फॉरगॉटन सोशियोलॉजिस्ट. ठीक है, और हैरिनेट मटीना. ठीक है, मेटीना जो है वो फीमेल सोशियोलॉजिस्ट है. उन दोनों का जिक्र उसने खुद, उनको अंडर द टाइटल उसने लिखा है
उन दोनों को उसने मेंशन किया है एंथोनी गिडन ने कि ये दो भी फाउंडिंग फादर्स में आते हैं। तो वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी आपको कहां से स्टार्ट करेगा, इब्न खल्दून से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर डेफिनेशन सबकी देखनी होगी अप टू एलेक्स इंक्लस तक, एलेक्स इंक्लस ने क्या कहा सोशियोलॉजी के बारे में। फिर आपको पता है नेचर के बारे में देखना है आपको, उसमें रॉबर्ट बियरस्टी की जो बुक है, ठीक है, उसके जो 7-8 पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करना होगा कि सोशियोलॉजी का नेचर कैसा है। देन सुकोप, सुकोप के बारे में आपको पता है, सुकोप के बारे में आपको दो चीजें याद रखनी होगी। सुकोप में आपको फॉर्मलिस्टिक और सिंथेटिक स्कूल डिस्कस करना होगा। फॉर्मलिस्टिक आपको पता ही है जी, ठीक है, जिसमें हमारे मेन सोशियोलॉजिस्ट आते हैं, जॉर्ज सिमेल आते हैं, जॉर्ज सिमेल आते हैं, ठीक है, वर्केंड आते हैं, वॉइस आते हैं, टॉनीज आते हैं, सुमेल आते हैं और वेबर आते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको सिंथेटिक स्कूल भी समझना होगा। सिंथेटिक स्कूल का मतलब ये होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है दो चीजों का मिक्सअप होना और तीसरी चीज निकल के आ जाना, ठीक है, उसको सिंथेसिस हम बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे मिक्सचर होते हैं जिसको हम एनसाइक्लोपीडिया स्कूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसमें आपको मेन, उसमें आपके जो सोशियोलॉजिस्ट है वहां पे आपको दुर्खेम को समझना होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ सोरेकियन को समझना होगा, उन्होंने कैसे डिफाइन किया, ठीक है। तो ये बेसिक्स है जहां से आपको स्टार्ट करना होगा। तो चलिए, उसके बाद सिंथेटिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के बाद हमें और एक टॉपिक पे जाना पड़ेगा जिसका नाम है, जो नेक्स्ट दिया गया वो है हिस्टोरिकल सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द इमर्जेंस ऑफ द सोशियोलॉजी। इस वाले टॉपिक को कहां से स्टार्ट करना होगा, इस वाले टॉपिक में आपको सीधे सिंपल दो चीजें आपको, यानी कि दो फैक्टर जो मेन रेस्पॉन्सिबल है सोशियोलॉजी के, जिनको हम कहते हैं कि ये दो फैक्टर्स हैं मेन रेस्पॉन्सिबल सोशियोलॉजी के। एक जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हमारे कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, जिसमें हमारे सोशल फैक्टर्स आते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ हमारे इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स आते हैं। तो सोशल फैक्टर्स में हम क्या क्या रखते हैं, सोशल फैक्टर्स में हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है, ठीक है, और उसके साथ साथ वो आता है हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स में हमारा क्या आता है, इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स में आपको पहले से फिलॉसफी ऑफ द हिस्ट्री देखनी होगी, पॉलिटिकल फिलॉसफी देखनी होगी, मूवमेंट्स ऑफ सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ऑफ द सोशल सर्वे और बायोलॉजिकल थ्योरी जो एवोल्यूशन की आई थी, दोनों इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स को देखना होगा। और उसके साथ साथ आपको रेनेसा देखना होगा और एनलाइटनमेंट पीरियड देखना होगा, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स है जहां से आपको डिस्कस स्टार्ट करना होगा, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको पता है वहां से जो सिस्टम आया, फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम आया वहां, फिर डेमोक्रेसी आई, उसकी वजह से न्यू क्लासेस आए, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एक नया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दिया जिससे नए क्लासेस इमर्ज हो गए। फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट पीरियड में आपको रेंट डेकार्ट्स को देखना होगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको फिलोसफिकल मूवमेंट्स देखने होंगे, फिलोसफी उस वक्त जो पीक पे आ रही थी। और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में जो हमारे डार्विन थे, डार्विन ने जो डार्विन की जो कंसेप्ट था एवोल्यूशन, उसको कॉपी किया हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशियोलॉजी में, ठीक है। उसका बहुत इंपैक्ट पड़ा साइंस का। उस वक्त जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ रहे थे उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, जिसकी वजह से फिर सोशियोलॉजिस्ट्स ने बहुत कोशिश की, जैसे दुर्खेम ने कोशिश की कि सोशियोलॉजी को भी साइंटिफिक लाइंस पे डेवलप किया जाए, ठीक है। एक ऐसा सब्जेक्ट डेवलप किया जो है सोसाइटी में, जो सोसाइटी को ही साइंटिफिकली स्टडी करे, साइंटिफिक लाइंस पे स्टडी करे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको देखने होंगे, यहां से हमें जो स्टडीज करनी होगी कहां तक। एंड देन द बेसिक कंसेप्ट आते हैं हमारे सोसाइटी। सोसाइटी में आपको पता है हमें सोसाइटी देखनी होगी कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी का कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी इसमें समझना है, उसके फीचर्स समझने हैं। और देन आपको समझना है कि सोसाइटी पे किस किस सोशियोलॉजिस्ट ने काम किया है, ठीक है। अगर सोसाइटी हमारा कंसेप्ट है, इस पे किस किस सोशियोलॉजिस्ट ने काम किया, यानी ऑरिजिन ऑफ सोसाइटी कैसे हुआ, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जहां आपको पेट्रियार्किकल थ्योरी देखनी, मैट्रियार्किकल थ्योरी देखनी, सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी देखनी है, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी, ग्रुप माइंड थ्योरी देखनी है, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरीज जो मेन है जिनको आपको समझना होगा, ठीक है, रिगार्डिंग द इमर्जेंस ऑफ सोसाइटी। फिर कम्युनिटी में आपको पता है कम्युनिटी के मीनिंग और फीचर्स, जहां से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं कम्युनिटी के, डायरेक्ट कम्युनिटी के फीचर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कम्युनिटी में डिफरेंट स्टडीज, ठीक है, वो देखनी है आपको। कम्युनिटीज में डिफरेंट स्टडी जो की गई है, जिसमें हमारे आते हैं जो जर्मनी शिफ्ट और जिसल शिफ्ट का कंसेप्ट है, ठीक है। उसके साथ साथ कम्युनिटी में आपको क्या देखना है, कम्युनिटी में आपको रॉबर्ट रेडफील्ड को देखना होगा, ठीक है, जिसने कंसेप्ट दिया था लिटिल कम्युनिटी, ठीक है, वो भी देखना होगा। और ग्रेट कम्युनिटी जो उसने स्टडी की थी मयूर में, रॉबर्ट रेडफील्ड की स्टडी देखनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये स्टडीज और उसके साथ साथ एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट क्या होता है, मॉडर्न सोसाइटी में एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस का की कितनी इंपॉर्टेंस है, और उसके साथ साथ इनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है। देन आपको आना है स्टेटस एंड रोल पे कि स्टेटस एंड रोल होता क्या है, इस कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, स्टेटस रोल, स्टेटस सेट इसमें आपको समझना होगा, ठीक है। स्टेटस सेट जो रॉबर्ट के मर्टन ने कंसेप्ट दिया है स्टेटस सेट। देन आपको समझना होगा रोल सेट, जो भी मर्टन ने कंसेप्ट दिया है, ठीक है, रोल सेट। देन आपको उसके साथ समझना होगा मल्टीपल रोल्स, वो भी देखना होगा जो रॉलिफ लिंटन ने दिया है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको समझना होगा
मल्टीपल रोल्स भी, और रोल कन्फ्लिक्ट और रोल सिट्रेन, ठीक है, दोनों समझने होंगे जो आपस में अपोजिट होते हैं रोल कन्फ्लिक्ट, ठीक है, एंड रोल सिट्रेन। उसके साथ साथ वैल्यूज नॉर्म्स, वैल्यूज क्या होते हैं, इनकी मीनिंग क्या है और इनकी सोशल इंपॉर्टेंस क्या है वो देखनी होगी आपको। और नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स की सोशल इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि नॉर्म्स और वैल्यूज में कभी कोई सिचुएशन दी जाती है, कभी कोई डायलॉग दिया जाता है कि आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए क्या ये नॉर्म्स हैं या वैल्यूज है, तो वहां बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसीलिए जब इसको एग्जांपल से समझेंगे और सोशल इंपॉर्टेंस समझेंगे इनको, इनकी और इनकी वायलेशन के लिए क्या क्या सोसाइटी पनिश करती है, क्या सोसाइटी इनके लिए पनिश करती है या सोसाइटी कौन सा रिएक्शन दिखाती है जब इनको वायलेट किया जाता है, ठीक है, तो वो समझना होगा। देन सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली, ठीक है, फैमिली बेसिक कंसेप्ट आपको समझना होगा। देन पर्सपेक्टिव्स इन द फैमिली, फंक्शनलिस्ट वाले फैमिली को कैसे देखते हैं कि ये बच्चों को सोशलाइज करती है, इसका बहुत रोल है एक सोसाइटी में। देन आपको मैरिज देखना होगा, सॉरी फैमिली में फिर आपको देखने होंगे फैमिली के जो पर्सपेक्टिव्स देखने होंगे। उसके साथ साथ फैमिली पे स्टडीज जो सोशोलॉजिस्ट ने की, जैसे जीपी मर्डॉक की स्टडी देखनी होगी, ठीक है। उसके साथ डेविड कॉपर द डेथ ऑफ द फैमिली, विलियम जी घोड़े को देखना होगा कि उसने फैमिली के बारे में क्या स्टडीज की और क्या कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशियोलॉजी में जो कंसेप्ट्स हैं जब आपको उनको डीप लेवल से समझना होगा तो कैसे समझेंगे, उस पे जो सोशियोलॉजिस्ट ने स्टडी की है। एक तो ये होता है बेसिक व्हाट इज फैमिली, ये हो गई डेफिनेशन, ये इसने ये कहा, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स क्या है फैमिली के, ठीक है, मॉडर्न टाइप्स ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर, जॉइंट फैमिली, ठीक है। उसके साथ साथ उस पे सोशियोलॉजिस्ट ने क्या काम किया है, उन्होंने कैसे फैमिली को डिफाइन किया है, फैमिली का रोल क्या, फंक्शनलिस्ट वालों ने फैमिली को कैसे देखा, कॉन्फ्लिक्ट वालों ने फैमिली को कैसे देखा कि ये वो चीज है जहां क्लासेस हमें प्रिपेयर करके देते हैं कैपिटलिस्ट को, ठीक है, उसको देखना होगा। देन आता है हमारा कंसेप्ट मैरिज, व्हाट इज मैरिज। मैरिज को आपको पहले बेसिक से स्टार्ट करना होगा, मैरिज क्या होती है, ठीक है, उसके डेफिनेशंस, उसके मीनिंग्स और मैरिज के टाइप्स। मैरिज के टाइप्स जब आप देखोगे उनके साथ साथ वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप हमें कभी कोई क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, आप बताइए ये टाइप ऑफ मैरिज किन ट्राइब्स में एग्जिस्ट करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पिछला पेपर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का रिसेंटली हुआ था जिसमें सिलेक्शन हुई थी, जो आज कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, तो उस पेपर में भी यही इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे कि आप बताइए अगर पॉली एंट्री है तो किन में ये एग्जिस्ट है, ठीक है, नीचे नाम दिया गया था तो उनमें आइडेंटिफाई करना होता है। देन उसके साथ साथ मैरिज को कैसे समझना है, टाइप्स भी आ गए, ठीक है, कहां कहां एग्जिस्ट करते हैं। उसके साथ साथ आपको मैरिज को समझना होगा, मैरिज अमंग हिंदूज, ठीक है, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, ठीक है। जब आप इसको समझोगे अमंग हिंदूज के साथ साथ आपको उनके प्रैक्टिस समझने होंगे, उनके ट्रेडिशंस, और देन उसके साथ साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आते हैं मैरिज में, वो है सोशल लेजिस्लेशन, कि इन मैरिजेस को इनके रिलेटेड जो लॉज लाए गए हैं वो समझने होंगे, ठीक है। जैसे लॉज रिलेटेड टू हिंदू मैरिज, उसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1959, ठीक है, हिंदू मैरिज वैलिडिटी 1949, उसके साथ साथ हिंदू मैरिज डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट वो भी समझना होगा, ठीक है, और उसमें डाइवोर्स कैसे होता है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, ये सब समझने होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बेसिक्स तो सब पढ़ते हैं, जब मैरिज को पढ़ते हैं सब पढ़ते हैं, मैरिज की डेफिनेशन टाइप्स ये हो गया बस, उसके बाद मैरिज की स्टडी स्टार्ट होती है। मैरिज अमंग हिंदूज प्रैक्टिसेस वो समझना होगा, ठीक है। उसके बाद देन उनके जो 5-6 जो मेन कस्टम्स हैं मैरिज के वो समझने होंगे। उसके बाद आपको समझना होगा लेजिस्लेचर ने क्या क्या लॉज बनाए हैं हिंदू मैरिज के लिए, कि उसमें डाइवोर्स कैसे होगा, उसमें एक्टस विडो मैरिज कैसे होगा जो बैन था पहले, ठीक है। देन मुस्लिम मैरिज इसी तरीके से समझनी होगी, मुस्लिम मैरिज अमंग मुस्लिम्स, अमंग इंडियन मुस्लिम्स समझनी होगी। देन उसके बाद डाइवोर्स अमंग इंडियन मुस्लिम्स, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ लॉज ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट ने लॉज, और रिसेंटली जो ट्रिपल तलाक को बैन किया गया था इंडिया में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी समझना होगा। देन किनशिप का आपको पता है, किनशिप में आपको क्या क्या स्टडी करनी है। किनशिप में आपको पहले किनशिप स्टडी यानी कि इसकी मीनिंग, उसके टाइप्स, ठीक है, देन किनशिप डिग्रीज, फिर किनशिप यूजेजेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किनशिप यूजेजेस क्या होती है, ठीक है, किनशिप यूजेजेस समझना होगा। और किनशिप यूजेज के साथ साथ किनशिप स्टडीज, वर्ल्ड में लेविस्टर ट्रॉस को समझना होगा। इंडिया में जो किनशिप स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो इरावती कार्वी की देखनी होगी, ठीक है, जो इरावती कार्वी ने किनशिप स्टडी की है इंडिया में, कि इंडिया में किनशिप कैसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नॉर्थ साउथ में क्या है, सेंट्रल, ठीक है, और ईस्ट, इन 4 एरियाज में कैसे किनशिप एग्जिस्ट करता है, कौन सी टर्म्स यूज की जाती है किनशिप यूजेज के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ आपको कुछ टर्म जो किनशिप में जरूरी होती है, जैसे लीनिएज, डिसेंट, ये समझना होगा। पेरिफेटरी क्या होता है, ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है किनशिप कंसेप्ट में। देन प्रोसेसेस आपको देखना होगा, सोशल प्रोसेसेस, उसमें आपको सोशलाइजेशन थ्योरी देखनी होगी। सोशलाइजेशन थ्योरीज के जो मेन 3 पार्ट्स हैं वो जीएच मीड को देखना होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ लुकिंग ग्लास सेल आपको सीएच कूले की देखनी होगी, और उसके साथ साथ आपको सिगमंड फ्राइड को देखना होगा। ये 3 मेन थ्योरीज है सोशलाइजेशन पे, इन तीनों को आपको समझना होगा, ठीक है।
देन सोशल चेंज आपको पता है सोशल चेंज की मीनिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है सोशल चेंज की थ्योरीज ऑफ द सोशल चेंज, यूनिलीनियर एंड साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। यूनिलीनियर यानी कि जिसमें आपको देखना होगा अगस्त कोट को कि दुनिया का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ह्यूमन थॉट का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ह्यूमन थॉट कैसे इवॉल्व हो गया 3 स्टेजेस में, ठीक है। पहले बर्थ, फिर उसकी प्रोसेस होगी, फाइनली उसकी डेथ होगी। और उसी के साथ साथ एल.एच. मॉर्गन को भी देखना होगा, उन्होंने भी क्या कहा। फिर साइक्लिकल थ्योरी में आपको देखना होगा, आपने टाइप को देखा, हंटिंगटन को देखना होगा, इन सब की थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रिगार्डिंग द थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। और फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज आपको पता ही है, वो उतना टफ कंसेप्ट नहीं है। तो ये यूनिट नंबर 1 हो गया आपके लिए। तो यहां तक इस यूनिट नंबर 1 में स्टडी के लिए जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पोस्टर्स भी बहुत कम है, तो स्टडी जो है वो अच्छे से होनी चाहिए, डीपली होनी चाहिए, ताकि एक अच्छी कमांड हो और एक अच्छे लेवल तक पेपर सॉल्व हो जाए, ठीक है। देन हम यूनिट नंबर 2 को देखेंगे, थॉट एंड थ्योरीज आपको पता है, लेकिन थॉट एंड थ्योरीज को पढ़ने में मोस्टली जो स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं वो डायरेक्ट कंसेप्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट कंसेप्ट को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, और उससे क्या होता है, उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है, उससे क्या होता है, उससे पिटाई होती है, उससे कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ आता। ये वो जो डायलॉग है बाबूराम का, ठीक है, बाबू भैया से बाबूराम डायरेक्ट, तो उससे क्या होता है, उससे फिर उसकी पिटाई होती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स की भी यही पिटाई होती है, उनको थॉट फिर समझ में नहीं आता है। देन हाउ टू अप्रोच सोशल थॉट, फिर थॉट को कैसे अप्रोच करें, कैसे पढ़े सर। पहले आपको इस सोशल थ्योरिस्ट के बारे में, इसकी लाइफ के बारे में जानना है कि ये था कहां से, ठीक है, इसने कौन सी स्टडी की है, तो उससे आपका एक थॉट आ जाता है कि ये था कहां से। जब आपको ये चीज पता चलती है, फिर उसके बाद इसके बुक्स, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो थॉट को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन बुक से आ जाता है और उनको क्वेश्चन निकल जाता है। बुक सभी याद रखने हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, सोशियोलॉजी का जो होता है, गेट का होता है, नेट का होता है, सेट का होता है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस होते हैं, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बुक्स पे आते हैं। बुक्स के बाद सारे कंसेप्ट जो भी इसने कंसेप्ट दिए हैं, ठीक है, कंसेप्ट जब आप समझेंगे, कंसेप्ट के बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझना है वो है एक थ्योरिस्ट की मेथोडोलॉजी। क्योंकि सोशियोलॉजी में जो बड़ा डिबेट है एज कंपेयर टू अदर सोशल साइंसेस, कि सोशियोलॉजिस्ट जो मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं, क्या वो साइंस की मेथड्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लाइक दुर्खियम साइंटिफिकली स्टडी करने की कोशिश करते हैं, या वो इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव फॉलो करते हैं, जैसे वेबर फॉलो करता है कि नहीं, हम साइंस से स्टडी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंडिविजुअल के पास कॉन्शियसनेस है, हम इसको साइंटिफिकली स्टडी नहीं कर सकते, इसका बिहेवियर चेंज होता है। तो वो मेथड्स आपको पहले समझने हैं। जैसे आप मेथोडोलॉजी समझोगे तो कंसेप्ट जो है वो बहुत ईजी हो जाते हैं फिर समझने, जैसे कार्ल मार्क्स, ठीक है, या दुर्खियम जो है ये फ्रेंच के थे, और इनकी बुक्स, फिर उसके मेन कंसेप्ट्स, और उसके बाद इसकी मेथोडोलॉजी क्या थी, इसने साइंस को फॉलो किया, ठीक है, इसने सोशियोलॉजी को साइंटिफिकली स्टडी करने की कोशिश की, जिसमें इसने कंसेप्ट सोशल फैक्ट दिया, तो इजीली आपको सोशल फैक्ट समझ में आएगा, डिवीजन ऑफ लेबर आपको इजीली समझ में आएगा। वेबर ने कहा नो, वेबर ने क्या कहा, वेबर ने इंटरसब्जेक्टिविटी पे काम किया, इसने साइंस को फॉलो ही नहीं किया, इसने कहा नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसने सोशल एक्शन का कंसेप्ट दिया, तो फिर आपको कंसेप्ट समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, तो इस तरह से हम थॉट को समझेंगे। पहले इनकी बायोग्राफी थोड़ी सी बहुत देखेंगे, फिर इनके बुक्स, मेन बुक्स, और फिर इनके मेन कंसेप्ट्स, और सभी कंसेप्ट्स को पहले हम देखेंगे, इसने क्या क्या कंसेप्ट दिए वो सब याद रखेंगे, और उसके बाद जो इसके कंसेप्ट सिलेबस में आए उनको पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन थॉट से ना निकल जाए, ठीक। उसके बाद आपको देखना है इसमें सोशल फैक्टर्स, आपको देखना है डिवीजन ऑफ लेबर देखना है, ठीक है, सोसाइटी सॉलिडेरिटी कैसे मेंटेन होती थी, जो इसने डिवीजन ऑफ लेबर में कहा कि पहले सोसाइटी जो थी वहां डिवीजन ऑफ लेबर बहुत कम था, सब लोग एक ही काम करते थे, वहां कैसे सॉलिडेरिटी थी। जब सोसाइटी में चेंज आई, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, तो यहां सॉलिडेरिटी मेंटेन कैसे है, सोसाइटी में यूनिटी कैसे है, तो वो भी हम देख लेंगे, वो बहुत ईजी कंसेप्ट है, ठीक है। फिर मैक्स वेबर थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन देखने की, दुनिया में इंसान, एक इंडिविजुअल जो भी काम करता है, वो इसने कहा, वो जो इसने सोशल एक्शन के टाइप्स बताए वो सब उन्हीं टाइप्स में आते हैं, ठीक है, तो वो भी हम देख लेंगे, सोशल एक्शन इसका कंसेप्ट, और उसके साथ साथ अथॉरिटी जो अभी चल रही है उसकी बेसिस ऑफ लेजिटिमेसी, वो किस बेस पे लीगल है, यानी कि लेजिटिमेट अगर है तो किस बेस पे है, ठीक है। उसके बाद टैलकट पार्सन का सोशल सिस्टम आपको पता ही है, जिसको फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स भी बोलते हैं, ठीक है, और क्रिटिक ऑफ फंक्शनल एनालिसिस जो आर.के. मर्टन ने फिर फंक्शनल लिस्ट वालों का क्रिटिक किया। क्या आप बोलते हैं कि सोसाइटी में इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है क्योंकि कुछ चीजें बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं जगह पे क्या होता है, वो चीजें चेंज हो जाती है। जैसे आपने कहा रिलीजन बहुत जरूरी है, रिलीजन सोशलाइज करता है, सोशल कंट्रोल मेंटेन करता है, लेकिन इसने कहा रशियन सोसाइटी में अगर हम जाएंगे तो वहां रिलीजन था ही नहीं, वहां तो कम्युनिज्म था, तो इसका मतलब है हर कोई चीज फंक्शनल प्रीरिक्विजिट नहीं है, ठीक है, तो वो भी देख लेंगे हम। उसके बाद आता है हमारा इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव सिंपली जिसमें हमें इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव देखना, फिनोमेनोलॉजी और इथनोमेथोडोलॉजी, इनके साथ क्या डिबेट है, ठीक है। ये वाले जो पहले हमारे क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कहा हम एक इंडिविजुअल को साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी जो मेंटल कॉन्शियसनेस है वो किसको फॉलो करती है, सोसाइटी सियोजेनेरिक्स होती है। सियोजेनेरिक्स मतलब सोसाइटी हमारे ऊपर प्रेशर करती है, ठीक है, हमारे ऊपर फोर्सेस बनाती है, हम वही करते हैं जो हमें सोसाइटी कहती है, ठीक है। जब हम वही करते हैं जो हमें सोसाइटी सिखाती है, इसका मतलब सभी इंडिविजुअल्स वही करते हैं जो सोसाइटी हमें करवाती है, तो हमारे
जो बिहेवियर है उसमें यूनिवर्सलिटी आती है। जब यूनिवर्सलिटी आ गई तो उसका मतलब है हम साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं एक इंडिविजुअल को, ठीक है। लेकिन इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव वाले कहते हैं नो 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 नो, ये गलत है, आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि इंडिविजुअल के पास एक मेंटल कॉन्शियसनेस होती है। जब इसकी कॉन्शियसनेस होती है, ये खुद सोचता है अपनी चीजें कैसे मुझे करनी है, इसके पास स्टॉक ऑफ नॉलेज होता है एक्सपीरियंसेस से, ये खुद सोचता है मुझे चीजें कैसी करनी है, कैसे चलना है समाज में, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या, हर कोई इंडिविजुअल अपनी अपनी लेवल से सोचता है और अपने अपने तरीके से सोसाइटी में चलता है, तो जिसकी वजह से यूनिवर्सलिटी खत्म होती है। जब यूनिवर्सलिटी खत्म होती है, हर किसी इंडिविजुअल के अपने आइडियाज अपने तरीके से चलता है, तो सोसाइटी उसको प्रेशर नहीं करती है, वो खुद चलता है अपनी चॉइस से। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हम एक इंडिविजुअल को साइंटिफिकली स्टडी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इनके बीच में मेन डिबेट है, इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव वर्सेस क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट है, यानी कि दुर्खेम और कोर्ट के बीच में। देन हमारे आते हैं स्ट्रक्चरलिज्म, जो बड़ा डिबेट है, क्या स्ट्रक्चर या इंडिविजुअल, कौन इंडिविजुअल को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो उसमें हमें देखना है पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म में हमें मिशेल फोको को देखना होगा, ठीक है। उसके साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट थियरी मार्क्स की देखनी होगी, मार्क्स क्रिटिक एंड डायलेक्टिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डेरेनड्रॉफ को भी लाया गया है, उसको भी हम देखेंगे, डेरेनड्रॉफ का कंसेप्ट, और स्ट्रक्चरेशन थ्योरी जो एंथनी गिडन के सॉरी, तो उसमें एंथनी गिडन का जो डिबेट है एक्शन वर्सेस एक्टर, ठीक है, तो वो भी हम देख लेंगे, वो क्या डिबेट है, एंथनी गिडन ने स्ट्रक्चरेशन के बारे में क्या बताया, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे। देन आता है मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च, नेचर ऑफ सोशल रियलिटी एंड इट्स अप्रोच, साइंटिफिक मेथड इन सोशल रिसर्च। साइंटिफिक मेथड हम कैसे सोशियोलॉजी में यानी कि सोशल रिसर्च में यूज कर सकते हैं, सोसाइटी को व्हाइल स्टडीइंग द सोसाइटी, हाउ वी विल यूज द साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिविटी जो आपको पता है साइंटिफिकली यूज होती है, और वैल्यू न्यूट्रलिटी, हम हमारे कंसेप्ट उसको वाइल रिसर्चिंग ऑन द टॉपिक, जब हम किसी टॉपिक को रिसर्च कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उस पर नॉलेज हासिल कर रहे हैं, तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं, किससे, यानी कि खुद के बयास से, वो वैल्यू न्यूट्रल हम रहे, जो रिजल्ट आएगा वही हम दिखाए, ठीक है, उस रिजल्ट में कोई भी एरर ना हो, ठीक है। उसके साथ साथ क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड सोशल रिसर्च, क्वांटिटेटिव मेथड जिसमें सर्वे टेक्निक हम कैसे यूज करते हैं, कैसे ऑपरेशनलाइज करते हैं, कहां यूज करते हैं, किस सैंपल में हम यूज करते हैं, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन हम कैसे ऑपरेशनलाइज करते हैं, यानी कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं, कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे हम पहले स्टडी करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस पर रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, ठीक है, फिर हम पायलट स्टडी करते हैं, फिर हम फील्ड वर्क के लिए जाते हैं, फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर टेबुलेशन ऑफ डेटा करते हैं, फिर फाइनली हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है। फिर सैम्पलिंग डिजाइन क्या होता है, मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग के कितने टाइप्स हैं, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। उसके बाद क्वेश्चन आयर होता क्या है, क्वेश्चन आयर हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्वेश्चन आयर हम कैसे बनाते हैं, जब हम किसी टॉपिक को स्टडी करते हैं, जब हम उसका क्वेश्चन आयर तो कहाँ बनाते हैं, हम पहले सैंपल देखते हैं हमें किसको स्टडी करना है, क्या वो क्वेश्चन आयर को फिलअप कर पाएगा, सॉरी। उसके बाद इंटरव्यू शेड्यूल, ठीक है, इंटरव्यू शेड्यूल होता क्या है, कैसे बनाते हैं, और बनाने के वक्त कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स सोशल रिसर्च, जिसमें केस स्टडी मेथड देखना होगा, केस स्टडी मेथड होता क्या है, कहां केस स्टडी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, किस सिचुएशन में, कौन सा सोशल रिसर्चर किस सिचुएशन में कौन सा सैंपल जब उसके पास आएगा, कौन सी स्टडी जब करनी होगी, ठीक है, उसके पास, तो तब वो कब वो केस स्टडी मेथड यूज कर सकता है। एनकाउंटर्स एंड एक्सपीरियंसेस इन द फील्ड वर्क, जब आप फील्ड वर्क में जाते हैं तो आपके साथ क्या क्या एनकाउंटर्स होते हैं और क्या एक्सपीरियंस आपके पास आती है। जैसे जब हम फील्ड वर्क में जाते हैं तो वहां रेस्पॉन्स कैसा आता है, क्या लोग रियल में रेस्पॉन्स देते हैं या लोग झूठ बोलते हैं कभी, या कुछ लोग जो है वो अपना इंटरव्यू देते ही नहीं है, तो उसके एक्सपीरियंसेस एंड एनकाउंटर्स, ठीक है। तो ये मेथोडोलॉजी का पोर्शन हो गया। मेथोडोलॉजी पोर्शन जो है उसको भी हम कवर अप करेंगे, उसको भी हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। देन आता है सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप, मैरिज एंड फैमिली। किनशिप मैरिज मैंने आपको पहले ही बताया, उसमें पहले बेसिक टर्म्स को समझेंगे हम, लीनेज, क्लान, पेरिफेटरी, मॉइटी और किन ग्रुप क्या होते हैं, किंडर्स क्या होते हैं, इंसिस्ट और डिसेंट, ये टर्म्स होते क्या हैं, और जब हम किनशिप यूज करते हैं तो इन टर्मों को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अप्रोचेस हिस्टोरिकल एंड एवोल्यूशनरी स्ट्रक्चरल फंक्शन, अप्रोचेस देखने हैं इसका, हिस्टोरिकल फंक्शनलिस्ट अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शन। किनशिप टर्मिनोलॉजीज हम कैसे यूज करते हैं, किनशिप टर्मिनोलॉजीज को समझना होगा, इंडिया में किनशिप टर्मिनोलॉजीज पे किस किसने काम किया है, ठीक है, जैसे वो हमें देखना होगा। जैसे किनशिप टर्मिनोलॉजीज में हमें टेकोनॉमी को देखना, एविडेंसी देखना होगा, रूल ऑफ एविडेंसी को देखना होगा, किसने उस पर स्टडी किया, वो सब चीज़ें देखनी होगी, ठीक है। और उसके बाद आता है मैरिज। मैरिज में आपको देखनी होगी अलायंस। ऊपर हमने समझा पर्सपेक्टिव, लेकिन नीचे इन्होंने खुद इन कंसेप्ट्स के साथ रखा है अलायंस थ्योरी, ठीक है। उसके बाद प्रेस्क्रिप्टिव और प्रोफेशनल मैरिजेस क्या होते हैं, रूल ऑफ रेजिडेंस क्या होता है। जब मैरिज होती है तो जब लोग कभी पेरेंट्स या फैमिली के साथ रहने जाते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, यानी अपने पेरेंट्स के साथ रहता है लड़का, तो तब वो कौन सा रूल ऑफ रेजिडेंस होता है। जब किसी एरिया यानी साउथ इंडिया में क्या करते हैं, साउथ इंडिया में कुछ लोग जाते हैं यानी कि लड़की के घर ही जाते हैं दोनों, ग्रूम और ब्राइड रहने के लिए, तब कौन सी रेजिडेंस होती है। या दोनों अगर निकल जाते हैं, अपना हाउस बनाते हैं, अलग से रहते हैं, पेरेंट्स के नज़दीक रहते हैं लेकिन अलग हाउस में रहते हैं, वो कौन सा रूल ऑफ रेजिडेंस होता है, ठीक है। वो बहुत ईजी है, वो उतना टफ कंसेप्ट नहीं है। एवोल्यूशन ऑफ फैमिली देखना होगा, टाइप्स ऑफ फैमिलीज, यूनिवर्सलिटी ऑफ द फैमिली। एवोल्यूशन ऑफ फैमिली कैसे हुआ, पहले
लोग कौन सी मैरिज करते थे, क्या वो ग्रुप मैरिजेस करते थे या उनके कजन्स उनके रिश्तों में शादी होती थी। फिर धीरे धीरे जो एक मैरिज का कंसेप्ट हमारे पास आया, ये कैसे आया, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है, उसमें सोशल लेजिस्लेशन पार्लियामेंट का क्या रोल रहा और लोगों ने उस चीज़ को कैसे कैसे एक्सेप्ट किया, टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा, मॉडर्न इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, इंडस्ट्रियल सोसाइटी का क्या रोल रहा, ठीक है, एजुकेशन का क्या रोल रहा, वो हम देखेंगे। देन आता है आपका कंसेप्ट सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में आपको मैं बताता हूँ, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन को आपको देखना होगा। इस वाले पोर्शन में मोस्टली ये गलती हो जाती है, बहुत सारे जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो गलती कर बैठते हैं, जो पढ़ाते हैं कॉलेजेस में भी, कि सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन को वो थ्रू दियर ओवन लेंसेज देखते हैं, थ्रू दियर रिलीजन, जो उनका रिलीजन होता है वो उससे कोशिश करते हैं उसको दिखाने की और उसको एक्सप्लेन करने की, जो कि बहुत बड़ी गलती है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन जो है ये रिलीजन को देखता है थ्रू द लेंसेज ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी वाले देखते हैं कि अगर रिलीजन है, फंक्शनलिस्ट वाले बताते हैं कि दुनिया में जो रिलीजन है ये बहुत काम करता है। एक तो ये सोशल कंट्रोल हमें करता है, कंट्रोल हमें सिखाता है, गलतियों से बचाता है, हमें बताता है राइट क्या है रॉन्ग क्या है, हमारी सोशलाइजेशन करता है, हमें कंट्रोल में रखता है, सोसाइटी में कंट्रोल क्रिएट करता है, ठीक है, यूनिटी क्रिएट करता है, ठीक है। अगर आप सोशियोलॉजिकल डायमेंशन आप प्रायर्स देखोगे तो वो यूनिटी क्रिएट करता है, ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट, अगर सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन और इस सोशियोलॉजी जो बाकी मजहब है इसमें डिफरेंस नहीं होती तो अलग अलग से पेपर नहीं पढ़ाए जाते थे। कश्मीर यूनिवर्सिटी में मैं आपको बताता हूँ सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन अलग से पेपर पढ़ाया जाता, उसके साथ साथ हमें पढ़ाया गया था सोशियोलॉजी ऑफ इस्लाम भी पढ़ाया गया था। तो इसका मतलब है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन जो है ये थ्रू द लेंसेज ऑफ सोशियोलॉजी रिलीजन को देखती है, ये रिलीजन से नहीं देखती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा स्कोप ऑफ द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन कैसे डेवलप हुई, बिलीफ सिस्टम क्या होता है, मैजिक क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, ठीक है, समझ में आई बात। तो उसको हम देखेंगे सोशियोलॉजिस्ट ने रिलीजन को कैसे देखा। जैसे मैंने आपको कहा दुर्खियम या फंक्शनलिस्ट वालों ने रिलीजन को क्या कहा कि ये सोसाइटी में बहुत सारा काम करता है, ये सोशल कंट्रोल क्रिएट करता है, ये हमें सोशलाइज करता है, ये हमें गलत चीजों से बचाता है, हमें बताता है व्हाट्स राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। देन उसके बाद मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले क्या बोलते हैं, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले बोलते हैं रिलीजन एक इंस्ट्रूमेंट है इन द हैंड्स ऑफ कैपिटलिस्ट, जिससे वो क्या करते हैं, वो कैपिटल वो लोअर क्लास को क्या करते हैं, उनको उनके अंदर वो फॉल्स कॉन्शियसनेस डेवलप करते हैं ताकि वो लोग रेवोल्यूशन ना लाए, वो लोग उनके अंडर रहे, वो लोग हमेशा कहां रहे, सबऑर्डिनेशन में। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले बोलते हैं रिलीजन एक कमोडिटी है जिसका वैल्यू है, इसको कैपिटलिस्ट रिलीजन जो है वो बेचते हैं इसको, किसको, रिलीजन को, किनको, पावर्स को, ठीक है, और उनको उन जो चीजें बताते हैं जिससे वो लोग रेवोल्यूशन ना लाए, ठीक है, फॉल्स कॉन्शियसनेस बोलते हैं। वेबर कहता है नो, वेबर ने रिलीजन को कैसे देखा, वेबर ने कहा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वालों को नो यूर फाइंडिंग्स आर रॉन्ग, इसने इसका क्रिटिसिज्म किया। उसने कहा जैसे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले ने दुनिया में अगर कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, दुनिया में अगर सोशल चेंज नहीं आ रही है इट इज बिकॉज ऑफ द रिलीजन। लेकिन वेबर ने क्या कहा, वेबर ने कहा अगर दुनिया में सोशल चेंजेस आई हैं इट इज बिकॉज ऑफ द रिलीजन। बहुत सारे जगहों पे जो चेंजेस आई हैं वो रिलीजन की वजह से, उसके पीछे रिलीजन है। जैसे उसने एक बुक लिखी है जो आपको पता होगी, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उसमें कहा कि दुनिया में जो कैपिटलिज्म आया, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, वो कैपिटलिज्म जो आया वो रिलीजन ही की वजह से आया। क्यों? क्योंकि उसने कहा जो प्रोटेस्टेंट्स थे उन्होंने ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जिसकी वजह से उन्होंने दुनिया में इतना काम किया जिसकी वजह से कैपिटलिज्म डेवलप हुआ। तो ये एक बड़ा डिबेट है, इसलिए मैं कहता हूं सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, सी द रिलीजन थ्रू द लेंसेज ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। वो मजहब से नहीं देखता है मजहब को, यानी कि अपने अपने रिलीजन से, सोशियोलॉजिकल लेंसेज से देखता है रिलीजन को। तो ये समझने होंगे हमें फंक्शनलिस्ट सोशियोलॉजिकल दुर्खियम एंड सोशियोलॉजिकल फंक्शनलिज्म, वेबर फिनोमिनोलॉजी, मार्क्स एंड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, इस पर्सपेक्टिव से हमें रिलीजन को देखना होगा। मार्क्स की लाइट में मार्क्स ने रिलीजन के बारे में क्या बताया, ठीक है। देन आता है रिलीजन ऑफ इंडिया, उसके साथ साथ हमें रिलीजन ऑफ इंडिया को भी स्टडी करना होगा, ठीक है। हिंदुइज्म होता क्या है, हिंदुइज्म के मेन कंसेप्ट है वो क्या है, उसमें बुद्धिज्म को देखना होगा, उसमें जैनिज्म को देखना होगा, ठीक है। बुद्धिज्म का कंसेप्ट क्या था और तीर्थंकराज जो था जैनिज्म का कंसेप्ट, ठीक है। बुद्धिज्म के पाथ्स, बुद्धिज्म के 4 मेन प्रिंसिपल्स, उसके साथ साथ क्रिश्चियनिटी रिलीजन क्या था, कैसे आया यहाँ, कैसे फ्लरिश हुआ, और उसके साथ इस्लाम के मेन कंसेप्ट, और उसके साथ साथ सोशियोलॉजिस्ट ने इन स्टडीज को कैसे देखा, हिंदुइज्म को और इस्लाम को कैसे देखा। जैसे योगेंद्र सिंह ने इस्लाम में एक कंसेप्ट दिया इस्लामाइजेशन, उसको देखना हो, वो कंसेप्ट समझना होगा, ठीक है। या सिंडिकेट हिंदुइज्म जो कंसेप्ट दिया गया है उसको समझना होगा वो क्या होता है, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इन तीनों पे वो है डेटा इसका देखना होगा फ्रॉम 1991 की सेंसस से आज तक इनकी परसेंटेज, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि इस सेंसस में इस टाइम पे कितनी परसेंटेज थी इस मजहब की, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमें देखना है सोशियोलॉजी ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट। तो ये वाला यूनिट जो है ये चेंज के रिलेटेड है, डेवलपमेंट के रिलेटेड है, कंसेप्ट्स एंड अप्रोच। थर्ड वर्ल्ड अप्रोच को समझना होगा, ठीक है, जिसमें हम देख सकते हैं गुनार मेडाल को देख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे ये है गुनार मेडाल को देखेंगे हम,
और भी एक दो सोशल है, उनको हम देखेंगे थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में, ठीक है। और उसके साथ साथ हम देखेंगे मॉडर्नाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो मॉडर्नाइजेशन में हमें क्या समझना है? मॉडर्नाइजेशन में हमें समझना मॉडर्नाइजेशन होती क्या है। पहले ये मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, मॉडर्नाइजेशन होती क्या है, उसके साथ साथ सोशियोलॉजिस्ट्स ने मॉडर्नाइजेशन को कैसे देखा। जैसे आपको याद होगा, अगर आपको पीजी में याद होगा कि जैसे हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट्स ने डिफरेंट नाम दिए मॉडर्नाइजेशन को, ठीक है। ये मल्टी डायमेंशनल एक कंसेप्ट है जिसको हम एक ही टर्म के साथ कॉन्फाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दुर्खियम ने जैसे कहा मॉडर्नाइजेशन होती है डिफरेंशिएशन, ये दो, यहाँ बहुत ही सारी डिफरेंशिएशन यानी स्ट्रैटिफिकेशन होती है। और जॉर्ज जिमेल ने कहा सिटी एंड इकोनॉमी मेक्स द मॉडर्निटी। मॉडर्निटी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। उसके साथ साथ मैक्स वेबर ने कहा ये रैशनैलिटी होती है। कार्ल मार्क्स ने कहा कमोडिफिकेशन, जब हम हर चीज़ को बेचते हैं, उसको वैल्यू रखते हैं, कमोडिटी बनाते हैं। एंथोनी गिडन ने कहा मॉडर्निटी मल्टी डायमेंशनल होती है, ये भी देखना है हमें, ये भी समझना है। और जो हमारे ओरलिक बेग है उसने कहा मॉडर्निटी लीड्स टू रिसिक सोसाइटी। मॉडर्निटी ने हमें एक रिसिक सोसाइटी तक हमें वो लेके आई है, ठीक है। जॉर्ज रिट्जर ने कहा मॉडर्निटी का मतलब होता है हाइपर रैशनैलिटी, ठीक है। उसके साथ साथ आपको समझना होगा जो जिगमंड बोहमन है उसने कहा मॉडर्निटी इज होलोकास्ट, ठीक है, जो जिवस का होलोकास्ट हुआ था। और हैबरमास ने कहा मॉडर्निटी इज रैशनैलिटी एंड अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बड़े बड़े सोशियोलॉजी के एग्जाम्स में, लाइक नेट सेट के एग्जाम्स में आता है डायरेक्ट, ये किसने कहा मॉडर्निटी के बारे में, ठीक है। और उसके बाद आपको याद रखना होगा, फिर इंडियन पर्सपेक्टिव देखना होगा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने मॉडर्निटी को क्या कहा, जैसे दीपांकर गुप्ता ने कहा ये मिस्टर मॉडर्निटी है, ठीक है, वो समझना होगा, वो देखना होगा। योगेंद्र सिंह को देखना होगा कि उसने मॉडर्निटी के बारे में क्या दो व्यूज बताए, वो भी हमें देखने की, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया है उसमें उन्होंने ये कंसेप्ट डिफाइन किया। और देन फाइनली हम देखेंगे, ठीक है, कि और कुछ की कंसेप्ट रिगार्डिंग द मॉडर्निटी, ठीक है। तो मॉडर्निटी कंसेप्ट को भी हम देख लेंगे, इसके मेन कंसेप्ट को, बोथ वर्ल्ड सोशियोलॉजिस्ट्स एज वेल एज इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। फिर आता है चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में चेंज एंड डेवलपमेंट दो पर्सपेक्टिव, गांधीयन पर्सपेक्टिव एंड नेहरू का पर्सपेक्टिव। गांधी ने क्या पर्सपेक्टिव दिया? गांधी ने कहा हम विद इन इंडियन सोसाइटी काम करेंगे, जैसे उसने खादी का कंसेप्ट दिया, ठीक है, और खादी एंड विलेज का कंसेप्ट दिया कि हम खुद यहाँ काम करेंगे, खुद कपड़े बनाएंगे, खुद चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे, विद इन द इंडिया हम इस पर काम करेंगे और उसी से एक डेवलपमेंट होगी। लेकिन नेहरू जो रशिया से बहुत ही क्या हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे, उन्होंने कहा नो, हम सोशलिस्ट का मॉडल डेवलप करेंगे, उसी को फॉलो करेंगे जिससे हमारी डेवलपमेंट होगी। तो वो डिबेट हम देखेंगे दोनों का। फिर फाइनली क्या हुआ, इंडिया ने फिर प्लानिंग 5 ईयर प्लानिंग में क्या कौन सी चीज फॉलो की, ठीक है। फोकस्ड एरिया ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, फोकस्ड यानी फोकस करना होगा किस पे, विमेन कंसेप्ट पे, विमेन का डेवलपमेंट। विमेन का डेवलपमेंट एंशिएंट में इनकी पोजीशन पहले हम देखेंगे, फिर मेडिवल में इनकी क्या पोजीशन थी, फिर मॉडर्न में क्या पोजीशन, फिर इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ धीरे धीरे। जब 1947 में आज़ादी हुई तो क्या डेवलपमेंट्स लाए गए इनके लिए, कौन कौन से डेवलपमेंट्स, लाइक हर किसी एरिया को देखना होगा। जैसे एजुकेशन में इनके लिए क्या क्या लॉज लाए गए, कौन कौन सी, जैसे SNTD यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके साथ साथ कौन से कमीशन आए थे जिनमें सबसे ज़्यादा जोर विमेन एजुकेशन पे दिया गया, वो देखना होगा एजुकेशन में। और एजुकेशन में इनकी क्या रिजर्वेशन है, एजुकेशन में इनका कितना रोल है, वो डेटा याद रखना होगा। हेल्थ में इनके लिए क्या क्या लॉज है, जैसे फीमेल सेक्स रेशो रिसेंटली गिरा था, तो उसके लिए जो लॉज लाए गए थे उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे हरियाणा हमारे सेक्स रेशो में सबसे लोवेस्ट स्टेट है, इंडिया हमारा कश्मीर में जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम आई थी, वो देखना होगा। सेक्स रेशो हेल्थ में देखना होगा। और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी हो रही थी, और उसके साथ साथ जो फीमेल फेटिसाइड होता विद इन द वार्म, लड़कियों को किल किया जा रहा था, ठीक है, टेस्ट थ्रू टेस्ट, वो देखना होगा। उसमें कौन से लॉज आए वो सब देखना होगा। और उसके बाद एजुकेशन, हेल्थ, मेडिसिन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में वुमेन का डेवलपमेंट क्या हुआ, जो पंचायत राज में उनकी 33% रिजर्वेशन रखी गई, और उसके साथ साथ जो इनकी पार्लियामेंट में सीट्स रखी गई वो भी देखना होगा। और इनका वोट, वो सब पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, सब चीज़ों में हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है, इनका डेवलपमेंट और इनके लिए रिजर्वेशन और इनके लिए क्या क्या लॉज लगाए गए, ठीक है। देन इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड चेंज। इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है, सोशल स्ट्रक्चर इंडियन सोसाइटी का कैसा है, उसमें चेंजेस कैसे आए, कैसे समझेंगे। अप्रोचेस टू इंडियन सोसाइटी, जो इंडियन सोशलिस्ट्स हैं उन्होंने डिफरेंट अप्रोचेस यूज किए इन चीज़ों को समझने के लिए। कौन कौन से अप्रोच यूज किए, जैसे आपको पता होगा इंडोलॉजिकल अप्रोच यूज किया गया, ठीक है। पहले हम देखेंगे इंडोलॉजिकल अप्रोच। इंडोलॉजिकल अप्रोच आपको पता होगा जिसमें JS गुरे को समझना होगा, लुई डोमो को समझना होगा, राधा कमाल मुखर्जी को समझना होगा। उन्होंने इंडियन सोसाइटी को कैसे समझा, थ्रू इंडोलॉजिकल अप्रोच। इंडोलॉजी आपको पता होगा, जब हम इंडियन सोसाइटी को, उन्होंने कहा अगर आपको इंडियन सोसाइटी को समझना होगा तो आपको जो पुराने टेक्स्ट हैं, रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जैसे वेदास हैं, ठीक है, शास्त्रास हैं, ठीक है, वो उनसे, महाभारत है, उनसे आपको इंडियन सोसाइटी को समझना होगा। तो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हम देखेंगे, और मॉडर्न इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी उसमें आता है, वो भी हम देख लेंगे। तो फिर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से हमें जो इंडियन सोशलिस्ट थे जिन्होंने फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव यूज किया इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए, जिसमें हमारे MN श्रीनिवासन है, C. दुबे है और मिकिम मैरोट है। और मिकिम मैरोट का जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन, पैरोकियलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो देखना होगा, ठीक है।
देन थ्योरीज ऑफ द कास्ट देखने होंगे क्लास, जिसमें जीएस गुरे के 7 मेन फीचर्स ऑफ द कास्ट देखने होंगे, डोमिनेंट कास्ट, ठीक है, और जिसमें इसने कहा भी है कि जो ट्राइबल्स हैं, सॉरी कास्ट के बारे में इससे हमें देखना होगा, फिर जे छूटन का देखना होगा, ठीक है, कास्ट के बारे में, फिर अर्बन एंड रूरल सिस्टम कैसा है, कास्ट एंड क्लास कन्वर्जेंस एंड कन्फ्लिक्ट, ट्राइबल सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइबल्स हमें देखने होंगे, उनका सोशल स्ट्रक्चर यानी उनका फैमिली सिस्टम कैसा है, उनमें क्या क्या फैमिलीज होंगे, जब हम वहां मैरिज पढ़ेंगे तो मैरिज के टाइप्स हम पढ़ेंगे, किस किस ट्राइब में आता है, तो वही सोशल स्ट्रक्चर यहाँ आएगा, इनकी किनशिप कैसी और इनकी इकोनॉमी कैसी है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखना होगा इनका सोशल स्ट्रक्चर, इनके जो रिजर्वेशंस हैं, ठीक है, इनकी जो रिजर्वेशन है और इनके जो लेजिस्लेटिव मेजर्स लाए गए वो भी देखने होंगे, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। देन आपको देखना होगा प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, जो मॉडर्न इंडिया जब आज़ादी हुई तो फिर उसके बाद जो सेक्युलराइजेशन का कंसेप्ट आया और संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट आया, वो भी हम देख लेंगे, उसको भी समझना होगा। एज हम संस्कृताइजेशन हमें श्रीनिवासन से समझना होगा, तो सेक्युलराइजेशन का भी कंसेप्ट हम देख लेंगे, सेक्युलराइजेशन होता क्या है। देन रूरल सोसाइटी इन इंडिया, रूरल सोसाइटी में हमें डायरेक्ट देखना होगा रूरल सोसाइटी इन इंडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स पीजेंट्स एंड एग्रेरियन सोसाइटी क्या होती है, वहां का फैमिली सिस्टम, वहां कास्ट सिस्टम कैसा होता है, रिलीजन गांव में कैसा होता है, हैबिट और सेटलमेंट क्या होता है, ठीक है, कहां, रूरल एरियाज में, और एग्रेरियन इकोनॉमी कि रूरल इकोनॉमी जो है एग्रेरियन इकोनॉमी, उसको देखना होगा, रूरल पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी को समझेंगे, उस पर कमीशन और रूरल पॉवर्टी के लिए, रूरल पॉवर्टी को खत्म करने के लिए कौन कौन से रूरल प्रोग्राम्स लाए गए, ठीक है। प्लानर चेंज फॉर द रूरल सोसाइटी वही होता है जिसमें आपका डायरेक्ट हमें यहां दिया गया है पंचायत राज, पंचायत राज पे देखना होगा पहले कमिटीज, किस किस कमेटी, कौन कौन सी कमेटी आई थी, और फिर 3 टायर सिस्टम, उसके फंक्शंस और पावर्स, ठीक है, वो भी समझने होंगे। फिर आता है हमारा कंसेप्ट एग्रेरियन चेंज, सोशल मेजर मूवमेंट्स इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन से मेजर मूवमेंट्स आए थे, ठीक है, यानी कि सोशल मूवमेंट जो मूवमेंट्स इंडिया में आए थे एग्रेरियन सिस्टम को चेंज करने के लिए, वो सब देखने होंगे। फिर आता है मेजर कंसेप्ट ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, जो ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट है उसका इंपैक्ट एग्रीकल्चर पे क्या आया, उस ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या आया था, तो उसमें जो हमारे मेन ग्लोबलाइजेशन में हमें देखना होगा अर्जुन अपुरदराय को। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन अगर हम इंडिया में देखेंगे तो उसमें हमें देखना होगा अमित बहादुरी को, उसका कंसेप्ट क्या था, और दीपक नायर और जीएस बाला, ठीक है, उन दोनों को सबको हम देखेंगे। ग्लोबलाइजेशन में हम थोड़े से जो मेन सोशल उनको देखेंगे, लेकिन हमें एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट देखना होगा, तो उसमें इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आएगा, जो हमें मेन हमें देखना होगा अमित बहादुरी का, दीपक नायर का देखना होगा और जीएस बाला का देखना होगा, ठीक है, इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। देन सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, सोशल मूवमेंट्स पहले होते क्या है, इसकी मीनिंग क्या होती है, रिफॉर्मेटिव सोशल मूवमेंट्स क्या होते हैं, रिक्रिएशनरी मूवमेंट्स क्या होते हैं, और रेवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट्स क्या होते हैं, वो समझने होंगे, जिसमें आपको डायरेक्ट इमर्जेंस ऑफ सोशल मूवमेंट्स कैसे आते हैं, सोशल मूवमेंट क्यों आते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव देखना होगा, वेबेरियन पर्सपेक्टिव देखना होगा, और उसके साथ साथ रिफॉर्मेटिव, रिवाइवल, रेवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट्स, ठीक है, जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एंड द डिक्लाइन ऑफ सोशल मूवमेंट्स, ये ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, ये सोशल मूवमेंट कैसे बनते हैं, पहले लोग एजिटेट करते हैं, एजिटेट के बाद उसमें ऑर्गेनाइजेशन बनती है, एक हेड बनता है, फिर धीरे धीरे ये क्या बनता है, सोशल मूवमेंट बनता है, फिर इसके साथ लोग जुड़ जाते हैं, मेंबरशिप बनती है, हेड बनते हैं, एक हायरार्की होती है, देन उसका डिक्लाइन फिर कैसे होता है धीरे धीरे। सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, आपको सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया देखने होंगे, कौन कौन से सोशल मूवमेंट्स इंडिया में हुए थे, जो आपको संन्यास रेवोल्यूशन या संथाल अपराइजिंग से स्टार्ट करना होगा, इंडिगो रिवोल्ट, चंपारण आएगा, उसमें बहुत सारे नक्सलाइट मूवमेंट्स आएंगे, तेलंगाना मूवमेंट आएगा, वो सब सोशल मूवमेंट्स देखने होंगे, ठीक है। और इसमें इन्होंने पीजेंट मूवमेंट्स भी रखे, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जो स्टार्ट किए थे, चंपारण सत्याग्रह, बरडोली सत्याग्रह जो गांधी जी ने स्टार्ट किए थे, ठीक है, जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किए थे, और उसके साथ साथ न्यू सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, दलित मूवमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं इंडिया में, वो देखने होंगे, और उसके साथ साथ वुमेन मूवमेंट्स में आपको पता होगा, वुमेन मूवमेंट्स में आपको फेमिनिस्ट मूवमेंट्स देखने होंगे, पहले 4 फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, उसके साथ साथ 4 फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के साथ साथ 4 वेव्स ऑफ द जिनको बोलते हैं, और उनमें आपको देखना होगा पहले लिबरल मूवमेंट्स भी देखने होंगे, ठीक है, वो चारों मूवमेंट्स देखने होंगे जो हमारे मूवमेंट्स हुए थे। उसके साथ साथ जो कुछ वेव्स ऑफ द फेमिनिज्म भी है, जो फेमिनिज्म में आपका कंसेप्ट आएगा अलग से, वो हम देख लेंगे बाद में। तो वुमेन मूवमेंट्स भी देखने होंगे, इंडिया में वुमेन मूवमेंट्स कहाँ से स्टार्ट हुए, जब वुमेन इंडिया में विडो मैरिज नहीं कर सकती थी और सती सिस्टम था उस वक्त, जैसे हमारे रंदानी ने काम किया या राजा राम मोहन राय ने काम किया, तो उन मूवमेंट्स को देखना होगा, ठीक है। सावित्रीबाई फूले देखनी होगी, उन्होंने कैसे एजुकेशन स्कूल्स खोले, कॉलेजेस खोले लड़कियों के लिए, तो वो सब सोशल मूवमेंट्स देखने होंगे, ठीक है, विमेन मूवमेंट्स इन इंडिया, क्योंकि इंडिया इन्होंने मेंशन किया, हमें खाली वो इंडिया में देखने होंगे। देन आता है हमारा एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, ठीक है, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, क्लासिकल थिंकर्स ऑन द एनवायरनमेंट, जो हमारे क्लासिकल थिंकर्स उन्होंने एनवायरनमेंट को कैसे देखा, मार्क्स ने एनवायरनमेंट को कैसे देखा कि कैपिटलिस्ट कैसे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खोलते हैं, तो वो एनवायरनमेंट को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, एनवायरनमेंटल रिसोर्सेज वो कैसे यूज करते हैं, और उसके साथ साथ फिर जो पोल्यूशन उनका होता है तो वो कैसे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर दुर्खेम को देखना होगा, ठीक है, कि इसने सोशल ये एनवायरनमेंट पे कैसे काम किया, इसने एनवायरनमेंट को कैसे देखा। फिर मैक्स वेबर को देखना होगा, ठीक है।
देन राइज डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस ऑफ द एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी। एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी जो थी वो राइज कैसे हुई, कैसे वो आई, फिर उसका डिक्लाइन कैसे हो गया, ठीक है। उसके बाद सोशल इंपैक्ट्स देखने होंगे कि एनवायरमेंटल जो मूवमेंट्स है उनका सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, जिसको रखा गया असेसमेंट ऑफ द एनवायरमेंटल इशूज। एनवायरमेंटल इशूज का अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। उसके साथ साथ अगर वाटर पोल्यूशन हो रहा है सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन। उसके साथ साथ डेवलपमेंट, अगर आपने डेवलपमेंट लाया है, आप डैम्स बना रहे हैं, आप रोड्स बना रहे हैं थ्रू द फॉरेस्ट, उसका डेवलपमेंट का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जो हैबिटेट लॉस हो रहा है, किन का, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, उनका जो बड़े बड़े यहाँ जानवर, जंगली जानवर हैं, उनका जो वाइल्ड एनिमल्स है उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, या लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। किसी जगह आप रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहाँ का डिस्प्लेसमेंट, लोगों को, लोग क्या हो रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्लम्स डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो देखना होगा। और उसकी वजह से जो बहुत सारे मूवमेंट्स फिर आते हैं, जैसे आपने इंडिया में देखा होगा चिपको मूवमेंट आया था, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन मूवमेंट आया था, तो वो भी देखना होगा जो डेवलपमेंट है डिस्प्लेसमेंट की वजह से है। फिर लास्ट यूनिट जो है वो है जेंडर एंड सोसाइटी। देखिए यह यूनिट जो है, ये यूनिट रिसेंटली यहाँ पढ़ाया जा रहा है कश्मीर यूनिवर्सिटी में। ये 2-3 साल इसको स्टार्ट किए गए, जो रेस्पेक्टेड हमारी मैडम एचओडी थी वो हमें पढ़ा रही थी। तो मुझे लगता है हमारा ही बैच पहला था जिसको जेंडर एंड सोसाइटी पढ़ाएगा। जो उससे पहले मास्टर्स किए हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है इस यूनिट के बारे में। तो बहुत सारे फिर फ्रेंड्स और जो हमारे अभी स्कॉलर्स कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, हायर सेकेंडरीज में काम कर रहे हैं, +2 लेवल पे, वो कह रहे हैं सर हमें ये यूनिट पता ही नहीं है, इस यूनिट को हम कहां से पढ़ेंगे और ये यूनिट है क्या, ठीक है। ये जेंडर के बारे में है, ठीक है। इमर्जेंस ऑफ फेमिनिस्ट थॉट, फेमिनिज्म कैसे आया, कैसे विमेन ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया कि उनको इक्वल राइट चाहिए एज कंपेयर टू मेन, ठीक है। उसके साथ साथ उसमें वो जो बहुत सारे हमारे वेव्स हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, वो चीज़ें देखनी होगी। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। उसके साथ साथ जो, अगर आपको पता होगा, जो पिछला +2 लेक्चरर का मैं पेपर देख रहा था उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस वाले यूनिट से आए थे। जैसे उसमें एक क्वेश्चन आया था जो बेटी फ्राइडन है, द फेमिनिस्ट माइस्टिक, और जो हमारी मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट है उसकी बुक से आए थे, ठीक है, उनके बुक्स आए थे। और उसमें जो वेव्स हैं वो आपको देखने होंगे। फर्स्ट वेव जो बेटी फ्राइडन की है, जो फेमिनिस्ट माइस्टिक है, ठीक है। साइमन डिबेवियर की बुक आई थी द सेकंड सेक्स, जो उसने लिखी है, वो भी फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में थे, ठीक है, सॉरी सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की जो मेजर फेमिनिस्ट्स थे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो थर्ड वेव की फेमिनिज्म है, जिसमें हमारे जो मेन थियरिस्ट्स थे उस वक्त, ठीक है, वहां से क्वेश्चंस आए थे। और उसके साथ साथ जो ये LGBTQIA जो हमारी ये कम्युनिटी है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। L से लेस्बियन, G से गे होता है, B से बाइसेक्चुअल होता है, ट्री से ट्रांसजेंडर होता है, Q से क्वायर होता है, और I से इंटरसेक्स होता है, और A से एसेक्चुअल होता है। ये कितने टाइप्स के हैं ये, जो यहाँ जेंडर में आपको स्टडी करने होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ IPC जो इंडियन पेनल कोड है 377, जो LGBT राइट्स है वो भी देखने होंगे। और मेजर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स यहाँ देखने होंगे। मेजर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स मतलब जो हमारे लिबरल फेमिनिज्म है, जिन्होंने कहा हमें थोड़ी सी चेंज चाहिए, जिसमें मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट आती है, ठीक है। और उसके साथ साथ रेडिकल फेमिनिस्ट उन्होंने कहा कि पेट्रियार्की सिस्टम ही खत्म कीजिए। पेट्रियार्की सिस्टम मेल डोमिनेटेड सिस्टम जो है, फैमिली में भी मेल डोमिनेटेड है, बाहर भी मेल डोमिनेटेड, इस सिस्टम को ही खत्म कीजिए। जब तक पेट्रियार्की सिस्टम नहीं होगा, उसकी जगह मेट्रियार्की सिस्टम नहीं होगा, यानी कि फीमेल डोमिनेट नहीं होगी, तब तक चेंज नहीं आएगी। जिसमें हमारे जो हमारे फायरस्टोन है, ठीक है, जिसने बुक लिखी है द डायलेक्ट्स ऑफ द सेक्स, वो भी देखने होंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट वाले जो हैं, ठीक है, नैन्सी हॉस्टिक्स, उसको देखना होगा। और उसके साथ साथ जो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट वाले हैं, सोशलिस्ट फेमिनिज्म भी देखना होगा। वो क्या कहते हैं कि सोसाइटी में कैसे चेंज आएगी, ठीक है। जो मार्गरेट हर्ट है उसको देखना होगा। ही सेड अफेक्शन, और जो इमोशनल लेबर पे उसने काम किया और पेट्रियार्की पे काम किया, वो भी देखना होगा। और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म क्या कहता है कि हर किसी, आप ये नहीं कह सकते वुमेन्स की एक प्रॉब्लम, ब्लैक वुमेन्स की एक प्रॉब्लम है, ठीक है, इंडियन वुमेन्स की, मुस्लिम वुमेन्स की एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग सेक्शन, अलग अलग सेक्शन ऑफ द अलग अलग कम्युनिटी के विमेन्स की अलग अलग प्रॉब्लम है, तो उसका अलग अलग सोल्यूशन चाहिए। एक ही सोल्यूशन सब पे अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। और उसके साथ साथ आपको देखना होगा इंडियन फेमिनिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इको फेमिनिज्म से क्वेश्चन आते हैं। इको फेमिनिज्म का कंसेप्ट क्या है, इको फेमिनिज्म होता क्या है, इको फेमिनिज्म कंसेप्ट जो नेचर के साथ रिलेट किया जाता है, ठीक है। जैसे हम सीड्स के साथ उसको करते हैं। इंडियन ऑथर, उसमें आपको देखना होगा इको फेमिनिज्म में आपको देखना वंदना शिवा को देखना होगा, जो उसने इको फेमिनिज्म की बुक लिखी है। फिर आपको देखना होगा बीना अग्रवाल को। बीना अग्रवाल ने काम किया है किस पे, इकोलॉजिकल फेमिनिज्म पे उसने काम किया है, ठीक है, इकोलॉजिकल फेमिनिज्म पे उसने काम किया। और उसके बाद है स्टैंड पॉइंट फेमिनिज्म, जो शर्मिला रिगिडी का कंसेप्ट है, वो भी देखना होगा आपको, वो क्या होता है। और ब्लैक फेमिनिज्म भी देखना होगा, वो कंसेप्ट क्या है, ब्लैक फेमिनिज्म, ग्लास सेलिंग थ्योरी देखनी होगी। कल्चरल फेमिनिज्म देखना होगा इंडिया में। कल्चरल फेमिनिज्म से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, जो लीला दुबी का कंसेप्ट है, ठीक है, जो लीला दुबी ने कल्चरल फेमिनिज्म दिया था,
जिसमें उसने कहा था कि मेल्स को कंसिडर किया जाता है सीड्स और फीमेल्स को बोला जाता है अर्थ। तो जो भी सीड अर्थ में जाएगा उसको वो तैयार करके ही देना है, ठीक है। उमा चक्रवर्ती जिसने जो जेएनयू की प्रोफेसर जिसने ब्राह्मणिकल हायरार्की पे काम किया वो भी देखना होगा। और मुस्लिम्स में जो है सबा महमूद ने जो काम किया पॉलिटिक्स ऑफ पिटी मुस्लिम वुमेन पे काम किया वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये फेमिनिज्म जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, वो देखना होगा। और जेंडर और सोसाइटी जो है वो आने वाले सिलेबस में भी यूनिट होगा, क्योंकि इस पर आजकल सबसे ज़्यादा काम किया जाता है रिसर्च में। उसके साथ साथ विमेन इन फैमिली कैसी होती है, विमेन फैमिली में सोशलाइजेशन करती है, बच्चों को नरिश करती है, बच्चों को सोशलाइज करती है, हर कोई सिखाती है। उसके बाद नेचर वर्सेस जेंडर जो कंसेप्ट है, जो नेचर वर्सेस जेंडर का कंसेप्ट है वो समझना होगा। जेंडर रोल होता क्या है, जेंडर के जो कितने रोल्स होते हैं, ठीक है, वो समझना होगा। और प्राइवेट पब्लिक डाइकोटमी क्या होती है। पैट्रियार्की एज आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिस, पैट्रियार्की में सबसे ज़्यादा जो हमको सिलिवा वाल्बे का देखना होगा कि उसने पैट्रियार्की को कैसे देखा। बहुत सारे फेमिनिस्ट्स ने मार्क्सिस्ट, रेडिकल, रिफॉर्मेटिव रेडिकल और सोशलिस्ट फेमिनिस्ट वालों ने पैट्रियार्की को कैसे देखा, ठीक है। उसके साथ जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि जब काम जेंडर के नाम पे दिया जाता है कि ये मेल है इसको ये काम देंगे, फीमेल को ये काम देंगे, और इनके वेजेस भी एज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर दी जाती है, जिसमें हमें डिबेट देखना होगा प्रोडक्शन वर्सेस रिप्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन वर्सेस रिप्रोडक्शन। हाउस वर्क, ठीक है, और इनविजिबल वर्क, हाउस वर्क का काम जिसे बोला गया था, जिसे सोशल बोलते हैं कि जो ये काम करते हैं इनका काम होता है वैल्यूलेस काम, ठीक है, और मेल का काम जो होता है वो विजिबल प्लस वैल्यूएबल काम होता है, उसको वैल्यू होता है उसके काम को, वो भी हम देखेंगे, वो डिबेट भी। और डेवलपमेंट पॉलिसीज उनके लिए क्या क्या लाएंगे, वुमेन का डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज लाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, वुमेन्स कमीशन और इंडियन लेवल पे वुमेन्स कमीशन डेवलप किया गया, और उनके लिए स्पेशल यूनिवर्सिटीज, स्पेशल डिपार्टमेंट, स्पेशल रिजर्वेशन, वो सब देखना होगा। लिबरलाइजेशन से क्या इंपैक्ट पड़ा और ग्लोबलाइजेशन से वुमेन्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा। लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट ऑन वुमेन, उनका इंपैक्ट क्या पड़ा ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये इंपैक्ट पड़ा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड डेवलप हो गया, तो वहां फीमेल्स को फ्रंट लाइन रखने के लिए और लो वेजेस के लिए यूज किया जाता है फीमेल्स को, ठीक है। उसके साथ जेंडर एंड सोसाइटी इन इंडिया, जेंडर एंड सोसाइटी को इंडिया में देखना, द चेंजिंग स्टेट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया फ्रॉम, कहां से, प्री कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल, यानी कि ब्रिटिशर्स से पहले विमेन का स्टेटस क्या था, और आफ्टर द पोस्ट कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियल, उसके बाद जब कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया, जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ने इंप्लीमेंट किया, तो वुमेन्स में क्या क्या चेंजेस आए, वुमेन के स्टेटस में क्या क्या चेंज आए, वो सब हमें देखना होगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो ये सिलेबस है, मैं इस पे 2 कमेंट्स आपको बोलूंगा कि ये सिलेबस जो है इसी को हम फॉलो करेंगे। मेजर यूनिट जो है वो आने वाले सिलेबस में जरूर होंगे, जिसमें फाउंडेशन है, जिसमें थॉट है, और जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी, और जिसमें वुमेन एंड जेंडर, ठीक है। तो ये 4 और रूरल सोशियोलॉजी, ये मेन कंसेप्ट जरूरी होंगे उसमें भी, क्योंकि फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी इसको चेंज नहीं कर सकते, हाँ ऐड कर सकते हैं, या कंसेप्ट उसको क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, कंसेप्ट उसको कम कर सकते हैं, ये 2 चीजें हो सकती है। उसके साथ साथ इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 2, अगर आप वेट करेंगे इसका तो उस वेट के लिए फिर बहुत देर हो जाएगा, देन पॉसिबल नहीं होता इस सिलेबस को कवर अप करना, ठीक है। और इसके बाद इस वीडियो लेक्चर के बाद मैं और एक वीडियो आपके लिए लाऊंगा, जिसमें मैं आपको बुक्स और स्ट्रेटजी बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर, हम कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे और किस मटेरियल से प्रिपेयर करेंगे, कौन सा सोर्स होगा, ठीक है। सो शुक्रिया, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके दोस्त है उसके साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, और अपनी व्यूज़ बताइए कमेंट्स में कि आपको ये लेक्चर, ये जो हमने डिकोड किया इस सिलेबस को, वो कैसा लगा। ओके।